बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे आगे बहुत महत्वपूर्ण फेज, और वो क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन। और ये इतनी गजब की चीज है, ब्लूम टेक्सोनोमी सुनिए ना आपने, अब हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब है, आप हेडिंग लिखिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों या शिक्षण उद्देश्यों या शैक्षिक उद्देश्यों, बात एक ही है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये बहुत खास, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इनको, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑफ एजुकेशनल, इंग्लिश में ज्यादातर ये शब्द आता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, शैक्षिक उद्देश्य नहीं है, शिक्षण उद्देश्य हैं ये। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स नहीं है, इनका वर्गीकरण। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किया गया था। शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ एडुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट थे, जिनमें आपने नाम सुना होगा बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम इनके हेड थे, इनके साथी थे बहुत से, जिनमें एक नाम आता है डेविड ग्रेथवाल का, एक नाम आता है बीबी मैसिया का। इन लोगों ने मिलकर एक महान काम किया था, और वो काम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पर इनके लीडर हैं बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने देखा है परीक्षा में बीएस ब्लूम का पूरा नाम भी पूछा जा चुका है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। तो पहली महत्वपूर्ण बात हम लिखेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय, यूएस में, सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय के शिक्षाविद, एडुकेटर, मनोवैज्ञानिक के शिक्षाविद बीएस ब्लूम, पूरा नाम लिखना है इनका, बेंजामिन बीएस ब्लूम, पूरा नाम है इनका बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 1956 में किया था, 1956 में किया था। तो पहली महत्वपूर्ण बात बच्चों आप ये याद रखेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण सबसे पहले जिन्होंने किया था उनके सरताज कौन थे? तो हम बोलेंगे बेंजामिन ब्लूम। इनके वर्गीकरण का महत्वपूर्ण काम किसने किया था? बेंजामिन ब्लूम ने, साथियों के साथ। ओके, बेंजामिन ब्लूम। तो बेंजामिन ब्लूम ने यह काम सबसे पहले किया, इसलिए इंपोर्टेंट करके लिखिए, इंपोर्टेंट। और इंपोर्टेंट क्या? बीएस ब्लूम का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम का वर्गीकरण, हिंदी में ब्लूम की वर्गीकी, वर्गीकरण है तो ब्लूम की वर्गीकी शब्द आ जाता है परीक्षा में, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी आता है, इंग्लिश वाला जरूर आता है, इंग्लिश वर्जन में तो आता है या हिंदी वर्जन में भी आता है, और वो क्या है? बीएस ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम की टेक्सोनोमी या ब्लूम की टेक्सोनोमी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लूम का वर्गीकरण किस नाम से? ब्लूम की टेक्सोनोमी के नाम से प्रसिद्ध है।
के नाम से प्रसिद्ध है तथा, के नाम से प्रसिद्ध है तथा बीएस ब्लूम उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। बीएस ब्लूम उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्यों के वर्गीकरण का पहला काम, पहला प्रयास जिसने किया वो कौन थे? शिकागो विश्वविद्यालय के शिक्षाविद बीएस ब्लूम, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। और बेंजामिन सैमुअल ब्लूम का ये वर्गीकरण हिंदी में उद्देश्यों की वर्गीकी या उद्देश्यों का वर्गीकरण, लेकिन इंग्लिश में ब्लूम की टेक्सोनोमी, किसकी टेक्सोनोमी? ब्लूम की टेक्सोनोमी के नाम से प्रसिद्ध है। और इस काम के कारण से ब्लूम 1956 में पहली बार किया। ब्लूम क्या कहलाते हैं? शिक्षण उद्देश्यों के जनक कहलाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक कहलाते हैं। कभी ऐसा आ जाए शिक्षण उद्देश्यों के जनक तो भी ब्लूम करेंगे, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक तो भी बीएस ब्लूम करना है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ओके। अब ब्लूम ने क्या किया? बहुत कमाल का काम किया। देखते हैं ब्लूम ने क्या किया। तो देखो बच्चों, ब्लूम ने एक तो शिक्षण उद्देश्यों को हायरार्किकल मॉडल में पेश किया, यानी पदानुक्रमिक सोपान में पेश किया। इसलिए परीक्षा में हमको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आए हैं कि इनका क्रम याद रखना है। और क्रम याद कैसे रखना है, उसके लिए हम आपको न्यूमेरिक्स देंगे, उसके लिए हम आपको तोहफा देंगे, वैसा ही तोहफा जैसा हमने आपको दिया था इरिक्सन में, याद है? विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब उसकी घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। हम आपको तोहफा देंगे ज्ञानात्मक पक्ष का भी, भावात्मक पक्ष का भी और क्रियात्मक पक्ष का भी, वैसा ही जैसा हमने आपको कोहलबर्ग में दिया था कि दंड से आज्ञाकारिता तो मिली किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौते किए तब विवेक नाम मिला। उसी तरह के हम आपको कुछ तोहफे देने वाले हैं इस क्लास में। लेकिन उससे पहले क्या महत्वपूर्ण है, ब्लूम ने क्या किया? तो आप लिखें बीएस ब्लूम ने पहला काम ये, बीएस ब्लूम ने, अब देखो ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या शिक्षण उद्देश्य हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, प्राप्त उद्देश्य हैं, ये क्या है? ये जैसे बच्चों को आज की क्लास के बाद नागरिकों के मूल अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, बच्चों को आज की क्लास के बाद ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, बच्चों को आज की क्लास के बाद त्रिभुज में और वर्ग में अंतर करने का ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगा, कर सकेंगे वो। तो ये जितने भी काम हमने बोले हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हम जब बच्चा हमारे पास सामने आया था, बैठा था, तब उसमें नहीं थे, लेकिन 40 घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 3 दिन की क्लास के बाद उसमें ये चीजें आ गई। इसका मतलब इनका उद्देश्य वास्तव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का वास्तव में उद्देश्य क्या है? बच्चों में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस लाना है, बच्चों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाना है, बच्चों में हम जैसा चाहें वैसा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना ही तो है। उद्देश्य तो यही हुआ। तो ध्यान रखना, बीएस ब्लूम ने छात्र के यानी उसके व्यवहार के कौन से पक्ष में परिवर्तन लाना है? तो छात्र के व्यवहार के 3 मुख्य पक्ष बताए। 3 मुख्य पक्ष बताए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में पक्ष को डोमेन जब इंग्लिश में कहते हैं तो हिंदी में डोमेन लिखाता है। ये इंग्लिश वाले वर्ड्स पता नहीं कितने हमारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं, तो ध्यान रखना। 3 मुख्य पक्ष बताए, 3 मेन डोमेन्स बताए। और ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला ज्ञानात्मक पक्ष, ये जाने कितनी जगह परीक्षा में आता है। ज्ञानात्मक पक्ष, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष का ही दूसरा नाम है। तो ज्ञानात्मक पक्ष आ जाए या संज्ञानात्मक पक्ष आ जाए, बात एक ही है। दूसरा भावात्मक पक्ष, भावना वाला भावात्मक पक्ष, ध्यान देना बच्चों। भावात्मक पक्ष को ही हम संवेगात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। तो पहला ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक,
दूसरा भावात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को हम, और भी इसके दूसरे नाम हो सकते हैं, क्रियात्मक पक्ष को हम मनोशारीरिक पक्ष भी कह सकते हैं, मनोप्रेरणा, मनो अभिप्रेरणा पक्ष भी कह सकते हैं, और मनोगत्यात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन पक्ष याद रखेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके इंग्लिश वाले नाम। ज्ञानात्मक पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, ये जरूर याद रखना बच्चों, कॉग्निटिव डोमेन। भावात्मक पक्ष का दूसरा नाम है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, इफेक्ट नहीं है, अफेक्ट है, अफेक्ट, अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। और थर्ड वन है, ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष। शुरू में ब्लूम ने शब्द दिया था कोनिटिव और बाद में दे दिया साइकोमोटर, तो दोनों ही एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष को हम बोलते हैं, मनो मतलब साइको, गत्यात्मक मतलब मोटर, तो इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, डोमेन पक्ष को बोलते हैं डोमेन, या फिर इसी को बोलते हैं कोनेटिव डोमेन। कोनेटिव शब्द भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, क्योंकि ओरिजिनली ब्लूम ने कोनेटिव बोला था, बाद में उन्होंने रिवाइज किया था, तो कोनेटिव डोमेन। अब तीन पक्ष हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। मोटे तौर पे समझ लेना, कोनेटिव, कोग्निटिव, माफ करें, कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव, या कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्या है ये तीनों, एक मिनट में सुनना, क्लियर हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष कौन है? संज्ञानात्मक वाली तमाम बातें हैं, याद है आपको, हमने आपको बताई थी ज्ञान की तीन सीढ़ियां, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्शन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रति निर्माण। तीन टॉपिक, कल्पना, चिंतन, तर्क, मेमोरी, रीजनिंग, जजमेंट, इवन लैंग्वेज, यानी हमारे दिमाग से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो इसमें आएंगी। तो छात्रों के व्यवहार में जो ऐसी समझने वाली चीजें हैं जिनमें विश्लेषण भी होता है, मेमोरी भी होती है, इंटरप्रेट भी करता है, सूचनाओं को लेता है दिमाग, इंटरप्रेट करता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर कोई रिजल्ट देता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता है। तो चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, अटेंशन, ध्यान, मेमोरी, लैंग्वेज, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये संप्रति निर्माण, ये सारे के सारे संज्ञानात्मक पक्ष की चीजें हैं। तो इस डोमेन में क्या आएगा? इस डोमेन में बालकों के ये वाली चीजें महत्वपूर्ण होंगी। दूसरा है संवेगात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लूम या दूसरे लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब तक आप किसी को दिमाग वाली चीजें करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन जब तक उसके इमोशंस को अटैच नहीं करोगे तब तक लर्न नहीं होगा। अभी आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तमाम बातें बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपके इमोशन अटैच है मेरे से। इमोशन अटैच का मतलब ये नहीं है कि साहब मैं आपको प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करते हैं। इमोशन अटैच का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पता है आपको, कि साहब ये चीजें जो सर बता रहे हैं वो हमने आत्मसात कर ली तो एक सीट पक्की। ये इमोशनल अटैचमेंट है, यानी इसमें बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी रुचि, रुचि आपकी क्यों बनी? अभी आप मेरे से फ्रेंच भाषा तो नहीं पढ़ रहे हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। रुचि इसलिए बनी कि ये आपके लक्ष्य से संबंधित है, तो मतलब आपके ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। तो भावात्मक पक्ष में बच्चे की रुचि, छात्रों की रुचि, छात्रों की प्रेरणा, उनका एटीट्यूड, ये तमाम चीजें शामिल होंगी। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हम अपने शरीर से जो भी गतिविधियां करते हैं, जो भी गतियां करते हैं, जो भी मूवमेंट्स करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, इवन नॉन वर्बल, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन करते हैं, शब्द काम में नहीं आएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज काम में आएंगे, इसमें मोटर स्किल्स काम आएंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन होगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा। ये जो स्पोर्ट्स में लोग होते हैं उनके तो बहुत ही काम का है, ठीक है, या पीटीआई की जो एग्जाम दे रहे हैं उनके कोच होते हैं, उनके बहुत काम होता है। या फिर ये मेडिकल सर्जरी में भी बहुत काम आता है, सर्जरी में भी स्किल्स काम आते हैं, टाइपिंग में स्किल्स काम आते हैं, पियानो बजाने में स्किल्स काम आते हैं, ड्राइविंग में स्किल्स काम आते हैं। तो वो तमाम मोटर स्किल्स ऑफिस में, तो इनका संबंध है शरीर की गतियों से, इनका संबंध है व्यक्ति की भावनाओं से, और इनका संबंध है व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। ठीक है, अब तीन डोमेन मैंने आपको बताया। ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि इनमें जो पहला है वो संबंधित है किसी चीज को हम जानते हैं तो इसको बोलते हैं नोइंग। क्या है ये? नोइंग। ये है फीलिंग,
एक है नोइंग, एक है फीलिंग और एक है डूइंग। बात समझ में आई बच्चों? ये करना, ये सोचना पक्ष है, चिंतन पक्ष है, ये भावना वाला पक्ष है, ये करने वाला पक्ष है, ये करना है। तो याद रखना, कॉग्निटिव डोमेन है नोइंग, जानने वाला, अफेक्टिव डोमेन है फीलिंग, भावनाओं वाला, और साइकोमोटर डोमेन है डूइंग, हाथों से करने वाला, बॉडी के मूवमेंट से करने वाला। इसी तरह से आपने वो चीज, तीन चीजें सुनी है ना, हेड, हार्ट और हैंड। तो बोलिए कौन सा हेड होगा, कौन सा हार्ट होगा, कौन सा हैंड होगा? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, नोइंग है, ये क्या है? ये है हेड, हेड। और ये भावनाएं कहां होती हैं? मेरा दिल तोड़ा तुमने, ऐसा बोलते हो ना। हालांकि साइकोलॉजी, साइंस, हमारे दिल में भावनाएं नहीं होती, भावनाएं भी दिमाग में ही होती हैं, पर हम सदा से कहते आए हैं कि साहब दिल, हार्ट। तो ये हेड है ऊपर वाला ज्ञानात्मक पक्ष, ये है हार्ट, दिल। बोलते ना दिलो दिमाग पे चीज छा गई, इसका मतलब भावनात्मक और ज्ञानात्मक दोनों पक्ष आ गए दिलो दिमाग में। तो दिल, हार्ट, और ये करने वाली हैंड। तो तीनों बातें याद रहेंगी आपको। कॉग्निटिव डोमेन है हेड, अफेक्टिव डोमेन है हार्ट, और साइकोमोटर डोमेन है हैंड। कॉग्निटिव है नोइंग, अफेक्टिव है फीलिंग, और साइकोमोटर है डूइंग। बात समझ आई? ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरी बेहद खास बात बच्चों, एक तो ब्लूम ने ये ऐसा मॉडल दिया है जिसमें उन्होंने उद्देश्यों को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। ये पदानुक्रम वाली बात मैं आपको बताऊंगा अभी। उससे पहले महत्वपूर्ण बात कि ब्लूम उद्देश्यों के वर्गीकरण के जनक है, और ये काम उन्होंने 1986 में किया था, सॉरी 1956 में किया था। और पहली बार इन्होंने जो एक टेक्स्ट बुक फर्स्ट पब्लिश करी थी, उस टेक्स्ट बुक फर्स्ट में केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण उन्होंने पेश किया था। फिर 1964 में दूसरी टेक्स्ट बुक 2 आई थी, वो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित थी। और फिर तीसरा क्रियात्मक पक्ष वाला काम ब्लूम ने नहीं किया था, किसी और ने किया था। पहले दोनों काम में ब्लूम थे, लेकिन दूसरे काम में ब्लूम के साथ उसके दो साथी, उनके दो साथी और थे, बीबी मैसिया और साथ में आपके डेविड क्रेथवाल। ठीक है, भावात्मक पक्ष में। लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष अकेले ब्लूम के नाम से मोहर लग चुकी है। तो क्या है अगली बात? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, और वो है, आप लिखें, बी एस ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, बी एस ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, माफ करें अफेक्टिव क्यों बोल रहा हूं, कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव तो भावात्मक है। तो बी एस ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह महत्वपूर्ण काम 1956 में ब्लूम ने किया, प्रस्तुत किया। और यहां इन्होंने क्या किया? यहां उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। और ये 6 भाग हायरार्किकल हैं, ये पदानुक्रमिक हैं, ये क्रम से आएंगे 6 भाग। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये तो बहुत आसान है, लेकिन भावात्मक वाले और क्रियात्मक वाले भी हम पढ़ेंगे, उनके लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा। पहला है ज्ञान, नॉलेज, ज्ञानात्मक पक्ष का। दूसरा है अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस। इनका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षा में। पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा और अंतिम और सर्वोच्च है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये 6 भाग हम पढ़ेंगे। इनके बिहेवियरल टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, वो भी परीक्षा में आते हैं और आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि 56 में ब्लूम ने केवल कौन से पक्ष के उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन पेश किया? तो आप बोलेंगे ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन। हालांकि ब्लूम का ये जो वर्गीकरण था, इसको रिवाइज किया गया है 2001 में, और रिवाइज वाली बातें भी परीक्षा में आई है। लोरीन, एंडरसन और क्रेथवाल ने 2001 में ब्लूम के इस वर्गीकरण का रिवीजन किया। वो रिवीजन भी परीक्षा में आया है। उस रिवीजन में 2-3 चेंजेस हैं। वहां पे वर्ब फॉर्म यूज किया गया, नाउन फॉर्म की जगह। क्या है मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी जो यहां मूल्यांकन वाला है उसको 5 नंबर पे ले आए, और यहां जो संश्लेषण है उसको वो क्रिएटिंग के नाम से 6 नंबर पे ले गए सर्वोच्च में।
तो उसके जो 6 पक्ष होंगे, पक्ष उसमें भी 6 हैं और वो वर्ब फॉर्म में होंगे। एक तो पहला उनका है, यहां इन्होंने पहला बोला नॉलेज, वो पहला बोलते हैं रिमेंबरिंग, क्योंकि नॉलेज ज्ञान में चीजों को रिमेंबर करना ही है, रिकॉल रिकॉग्नाइज होता है। तो पहला रिवाइज्ड एडिशन है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का, जो एंडरसन ने किया है क्रेथवाल के साथ 2001 में। उसमें पहला स्टेप आएगा, जो 6 भाग हैं उसके भी 6 भाग हैं। पहला आएगा रिमेंबरिंग, याद करना। दूसरा आएगा, इसमें क्या था, ज्ञान के बाद कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध। उन्होंने बोला अंडरस्टैंडिंग, तो पहला रिमेंबरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, समझना। तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालाइजिंग और पांचवा उन्होंने इवेल्युएटिंग दे दिया और छठा उन्होंने क्रिएटिंग दे दिया। ये भी हम पढ़ेंगे, ये दूसरा काम है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये ज्ञानात्मक पक्ष का देने वाले ब्लूम थे। और उसके बाद आप लिखें ब्लूम, इस बार वापस ब्लूम है, डेविड क्रेथवाल उनका नाम है, क्रेथवोल भी कहते हैं, क्रेथवोल भी कहते हैं, ब्लूम, क्रेथवाल। और तीसरा नाम है बीबी मैसिया। तो ब्लूम, क्रेथवाल व मैसिया ने, ये मैसिया है, ब्लूम, क्रेथवाल व मैसिया ने 1964 में, ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, 1964 में भावात्मक पक्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये दूसरी बात है, के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ध्यान रखना बच्चों, 1956 में अकेले ब्लूम हैं जिन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया, और 1964 में ब्लूम के साथ डेविड क्रेथवाल और बीबी मैसिया मिल गए, इन्होंने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और फिर इसके बाद आते हैं क्रियात्मक पक्ष में कुछ लोग, और क्रियात्मक पक्ष में आपको बता दूं 3 बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कितने महत्वपूर्ण नाम है? 3। और वो कौन कौन है, इनकी डेट्स भी अलग अलग है, ठीक है ना, 67, 69, 72 ऐसा करके 3 नाम ध्यान रखना। एक तो है R.H. दवे, R.H. दवे, इनको देव भी कह सकते हैं, R.H. देव, R.H.D.A.V. तो देव बोलो दवे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, R.H. दवे। दूसरा नाम है A.J. सिम्पसन के नाम से जिनको जानते हैं, एलिजाबेथ सिम्पसन, एलिजाबेथ सिम्पसन है, एलिजाबेथ जे सिम्पसन, A.J. सिम्पसन, R.H. दवे, A.J. सिम्पसन। तथा तीसरा नाम है अनीता जे हेरो, अनीता से आपको वैसे याद रह जाएगा, A.J. हेरो, A.J. हेरो। ये 3 नाम महत्वपूर्ण है ने, R.H. दवे या R.H. देव तथा एलिजाबेथ जे सिम्पसन और अनीता जे हेरो, A.J. हेरो, A.J. सिम्पसन, R.H. दवे ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डिटेल्स में ये जो वर्गीकरण है तीनों, ज्ञानात्मक पक्ष वाला, भावात्मक पक्ष वाला और क्रियात्मक पक्ष वाला, ये तो हमको पढ़ने ही है। इनके 6 भाग हैं, वो हमको पढ़ने ही है, किसी ने 5 भी दिए हैं, वो हमको पढ़ने ही है। साथ में इनको हम व्यवहारिक रूप से समझें कैसे, इसके लिए कुछ और विधियां भी आई हैं जिनमें इन उद्देश्यों को बिहेवियरल टर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है, व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है। तो उसकी भी 3 महत्वपूर्ण विधियां और तीनों परीक्षा में आई हैं। ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्गीकरण करने के लिए मैं लिखवाऊंगा वो बात भी। 1962 में एक विधि आई थी, रॉबर्ट मेगर विधि। तो रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक टर्म्स में प्रस्तुत किया। जैसे बोलते हैं ना, ज्ञानात्मक में ज्ञान में पुनः प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यभिज्ञान करना, लिखना, लिस्ट बनाना, लेबल लगाना, अवबोध में तुलना करना, उदाहरण देना, व्याख्या करना। इस तरह से ये जो टर्म्स दी हैं ये देने वाले दूसरे हैं, ब्लूम नहीं है, वो है रॉबर्ट मेगर। तो मैं लिखाऊंगा
रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण रॉबर्ट मेगर ने नहीं किया, वो किया था रॉबर्ट मिलर ने 1962 में किया था। तो रॉबर्ट मेगर विधि ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने वाली विधि है, और रॉबर्ट मिलर क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने वाली विधि है। और एक और विधि है अपने यहाँ पे, मैसूर विश्वविद्यालय, आपने देखा होगा क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय मैसूर, जो RCEM के नाम से मशहूर है, RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका। उन्होंने भी एक विधि दी है जिसमें उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को केवल शब्दों में माना है। उसमें ब्लूम के जो आखिरी तीन है उनको सृजनात्मकता एक नाम दिया है, गुरु परीक्षा में बहुत आया है। सिस्टम अप्रोच को फॉलो करने वाली विधि है, प्रणाली उपागम को फॉलो करने वाली विधि है RCEM। तो ये तीनों विधियां भी हम पढ़ेंगे, इनमें से भी भर भर के प्रश्न आए हैं। लेकिन अभी हम करते हैं एक चीज, और वो क्या है? वो है ब्लूम की टेक्सोनोमी, जिस चीज के लिए मशहूर है। ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है? ब्लूम की टेक्सोनोमी ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन। और हम जानते हैं ब्लूम ने सबसे पहले कौन से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया? तो हम बोलेंगे साहब ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया अकेले, भावात्मक में क्रेथवाल और मैसिया के साथ मिले। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप लिखें, सर्वप्रथम ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष, सर्वप्रथम ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को, यहां पे हम केवल उद्देश्य लिख रहे हैं, शिक्षण उद्देश्य होता एक ही बात है, प्राप्य उद्देश्य होता एक ही बात है, अनुदेशन उद्देश्य होता एक ही बात है, शैक्षिक उद्देश्य लिख देते एक ही बात है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शब्द महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह अलग करेगा एम से। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। तो बच्चों पहला काम तो आपको यह करना है कि ये जो 6 भाग हैं, ये 6 भाग क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि ब्लूम का ये मॉडल है, ब्लूम का ये मॉडल पदानुक्रमिक है। पदानुक्रमिक का मतलब इन उद्देश्यों को क्रम से, मतलब ये नहीं कि साहब ज्ञान आपने बाद में लिख दिया, अवबोध पहले लिख दिया। पहले ज्ञान लिखना है, 2 नंबर पे अवबोध लिखना है, 3 नंबर पे प्रयोग लिखना है, 4 नंबर पे विश्लेषण लिखना है, 5 नंबर पे संश्लेषण लिखना है और 6 नंबर पे मूल्यांकन लिखना है। संश्लेषण का 5 नंबर है तो वो फिक्स है। इसको बोलते हैं पदानुक्रमिक मॉडल। ब्लूम का ये मॉडल कैसा है? पदानुक्रमिक मॉडल है, हायरार्किकल, हायरार्की है इसमें, तो हायरार्किकल मॉडल है ये। बात समझ में आई? हायरार्की समझते हो ना, जैसे गेने ने पेश किया था, जैसे एडगर डेल ने पेश किया था। तो ये है ब्लूम की टेक्सोनोमी, जिसमें ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखेंगे? ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग। 6 भाग कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे ज्ञान, पहला है ज्ञान, इंग्लिश में जरूर लिखना है नॉलेज, ज्ञान नॉलेज। दूसरा है अवबोध, इसको बोध भी कह सकते हैं, अवबोध भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा प्रयोग, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन, प्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण, इसको कहते हैं एनालिसिस। 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे विश्लेषण तो 5 नंबर पे संश्लेषण, 4 नंबर पे अलग किया तो 5 नंबर पे मिला देंगे, सिंथेसिस, और 6 नंबर पे मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये समझेंगे बच्चों कि परीक्षा में आपको
प्रश्न मिलेंगे कि कौन सा ब्लूम की टेक्सोनोमी को सही रूप से प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है 6 के 6 ना मिले, 6 में से कोई 4 दे देंगे उठा के। पहले ऑप्शन में दे देंगे ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन, प्रयोग। वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें मूल्यांकन बीच में ले लिया। सही वही होगा जिसमें अंत में तो क्या होगा, मूल्यांकन, और सबसे पहले क्या होगा, ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्या होगा, अवबोध, अवबोध के बाद होगा प्रयोग, प्रयोग के बाद होगा विश्लेषण, विश्लेषण के बाद होगा संश्लेषण, और अंत में क्या होगा, मूल्यांकन। तो 6 स्टेप आप याद रखेंगे। बोलिए मेरे साथ, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सिंपल। इंग्लिश में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। सिंपल। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि ब्लूम की टेक्सोनोमी परीक्षा में गारंटी से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, पर रिवाइज में भी सवाल आता है, इसलिए रिवाइज्ड वाली बात भी इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो वो क्या